नेपाल और भारत के बीच पिछले कुछ समय से सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को लेकर जो खींचतान चल रही थी, उसने अचानक एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह अब भारत आ रहे हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली यह मीटिंग पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि भारतीय पक्ष से इशारा मिलने के तुरंत बाद नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा और मिस्री काठमांडू पहुंच भी गए। अब सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही चीन और अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी डेरा डाले बैठे थे, मीटिंग्स का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के विदेश सचिव का काठमांडू जाना क्या साबित करता है? क्या भारत ने चीन और अमेरिका के चक्रव्यूह को एक ही झटके में तोड़ दिया है? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। नेपाल में इस वक्त जो सियासी और आर्थिक माहौल है वो काफी पेचीदा हो चुका है। साल 2026 की शुरुआत से ही नेपाल की अर्थव्यवस्था कुछ बड़े बदलावों से गुजर रही है। सीमा पर लगने वाले टैक्स और व्यापारिक नियमों को लेकर दोनों देशों के बीच जो तनाव पैदा हुआ था, उसने नेपाल के बाजारों में हलचल मचा दी थी। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जानते हैं कि नेपाल की धड़कनें कहां बसती हैं। चीन लाख कोशिशें कर ले, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स का लालच दे दे, लेकिन हकीकत यह है कि नेपाल की जमीन और वहां के लोगों की जरूरतें भारत के बिना पूरी होना नामुमकिन है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि विक्रम मिस्री के काठमांडू दौरे का असल मकसद क्या था। जानकार कहते हैं कि मिस्री वहां सिर्फ हाथ मिलाने नहीं गए थे, बल्कि वो नेपाल की प्राथमिकताओं को समझने और भारत के रुख को साफ करने गए थे। नेपाल में चीन का प्रभाव पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजिंग ने नेपाल को अपने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने MCC यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के जरिए नेपाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत का नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस पहले का जो विजन है वो सबसे भारी पड़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का भारत द्वारा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो चीन की रातों की नींद उड़ा सकता है। जब नेपाल के विदेश सचिव ने विक्रम मिस्री को बुलाया तो उससे ठीक पहले चीन के कई डेलीगेशन काठमांडू में गुप्त बैठकें कर रहे थे। चीन चाहता था कि नेपाल भारत से अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करे और चीनी पोर्ट्स का इस्तेमाल करे। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। नेपाल का करीब 65 से 70% व्यापार अकेले भारत के साथ होता है। नेपाल को मिलने वाला पेट्रोल, डीजल, LPG और यहां तक कि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी भारतीय सीमाओं से होकर ही गुजरती हैं। ऐसे में क्या नेपाल वाकई भारत से मुंह मोड़ सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी। भारत ने हाल के वर्षों में नेपाल के साथ रेलवे लिंक, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और पेट्रोलियम पाइपलाइंस पर जो काम किया है, उसकी मिसाल चीन के पास भी नहीं है। चीन के प्रोजेक्ट्स अक्सर कर्ज के जाल यानी डेट ट्रैप के तौर पर देखे जाते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देखने के बाद नेपाल की जनता और वहां का नेतृत्व अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। नेपाल के PM जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो उन्हें नई दिल्ली के साथ मिलकर चलना ही होगा। सीमा शुल्क यानी कस्टम्स को लेकर जो विवाद था, उसके पीछे भी एक बड़ी कूटनीति थी। भारत चाहता है कि नेपाल के साथ व्यापार में पारदर्शिता रहे और कोई तीसरी शक्ति यानी चीन नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार में अपना सस्ता और खराब माल डंप न कर सके। इसी को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए गए थे, जिससे नेपाल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लेकिन विक्रम मिस्री की यात्रा ने उन गलत फहमियों को दूर करने का काम किया है। अब जब PM बालेंद्र शाह दिल्ली आ रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि व्यापार और ट्रांजिट को लेकर कुछ ऐतिहासिक समझौते होंगे जो 2026 के नए भारत और नए नेपाल की नींव रखेंगे। नेपाल के भीतर की राजनीति भी इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर है। वहां के युवा नेता और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक ऐसी छवि लेकर आए हैं जो राष्ट्रवादी भी है और व्यावहारिक भी। वो जानते हैं कि चीन से हाथ मिलाना कागजों पर अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीन पर भारत ही वो बड़ा भाई है जो हर मुसीबत में साथ खड़ा होता है। भूकंप हो या ईंधन का संकट, भारत ने हमेशा नेपाल के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। यही वजह है कि जब अमेरिका और चीन के अधिकारी
काठमांडू में अपनी गोटियां सेट कर रहे थे, तब नेपाल ने भारत के विदेश सचिव को प्राथमिकता दी। इस पूरे खेल में अमेरिका का एंगल भी कम दिलचस्प नहीं है। अमेरिका नेपाल को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक ठिकाने के रूप में देखता है, लेकिन नेपाल की जनता को डर है कि कहीं दो महाशक्तियों की लड़ाई में उनका देश मोहरा न बन जाए। ऐसे में नेपाल के लिए भारत ही एक सुरक्षित विकल्प बचता है। भारत कभी भी नेपाल की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करता, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करता है। विक्रम मिस्री की यात्रा के दौरान जो बातें छनकर बाहर आई हैं, उनमें सबसे अहम है एनर्जी पार्टनरशिप। भारत अब नेपाल से भारी मात्रा में बिजली खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे नेपाल को विदेशी मुद्रा मिलेगी और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। चीन ने हिमालय के उस पार अपनी बुनियादी संरचना को बहुत मजबूत कर लिया है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि नेपाल के राजनीतिक दलों में फूट डालकर अपने समर्थक नेताओं को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ भारत की इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में काम किया है। भारत ने सीधे नेपाल की जनता के साथ अपने सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों यानी रोटी बेटी के रिश्ते को और मजबूत किया है। जब लोग देखते हैं कि भारत से आने वाली मदद बिना किसी शर्त के होती है, तो उनका भरोसा भारत पर और बढ़ जाता है। विक्रम मिस्री जब काठमांडू पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ नेताओं से ही नहीं, बल्कि वहां के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स से भी बात की। उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारत नेपाल को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि अपने एक अटूट हिस्से की तरह देखता है। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ उनकी मीटिंग घंटों चली, जिसमें सीमा विवाद से लेकर व्यापारिक बाधाओं तक हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। इसी का नतीजा है कि पीएम बालेंद्र शाह के दौरे के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जो दोनों देशों के लिए जीत की स्थिति यानी विन विन सिचुएशन पैदा करेगा। 2026 का यह साल दक्षिण एशिया के इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इसी साल भारत ने यह साबित कर दिया कि वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपने पड़ोसियों के हितों की भी रक्षा कर रहा है। नेपाल और भारत के बीच का तनाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी जगह एक नई साझेदारी ले रही है। जो लोग कह रहे थे कि नेपाल भारत के हाथ से निकल गया है, उन्हें अब समझ आ रहा होगा कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिलों और भूगोल पर टिका है। भूगोल को कोई नहीं बदल सकता और नेपाल का भूगोल उसे भारत के साथ रहने के लिए ही प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी और बालेंद्र शाह की मुलाकात में कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो सीधे तौर पर चीन के पेट में दर्द पैदा करेंगे। सूत्रों की माने तो भारत नेपाल में कुछ ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर सकता है जो चीन के बीआरआई से कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी होंगे। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी दोनों देश बड़ी छलांग लगा रहे हैं। अब नेपाल का नागरिक भारत में और भारत का नागरिक नेपाल में बिना किसी झंझट के डिजिटल पेमेंट कर सकेगा, जिससे पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की निर्भरता भारत पर कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल को मिलने वाला 90% विदेशी निवेश भारत के रास्ते ही आता है। नेपाल के हजारों लोग भारत में काम करते हैं और अपनी कमाई घर भेजते हैं। क्या चीन या अमेरिका ऐसा कोई विकल्प दे सकते हैं? नामुमकिन है। चीन की भाषा और संस्कृति नेपाल से बिल्कुल अलग है, जबकि भारत और नेपाल की संस्कृति एक जैसी है। पशुपतिनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक हमारा नाता सदियों पुराना है। अब बात करते हैं उस साइलेंट गेम की जो विक्रम मिस्री ने काठमांडू में खेला। उन्होंने बहुत ही शालीनता से नेपाल को यह समझा दिया कि चीन के वादे मृग तृष्णा की तरह हैं। आज जो रेलवे लाइन चीन नेपाल तक लाने की बात कर रहा है, उसकी लागत इतनी ज्यादा है कि नेपाल उसे कभी चुका नहीं पाएगा। इसके विपरीत भारत जो प्रोजेक्ट्स ला रहा है, वो नेपाल की क्षमता के अनुरूप है और उनका लाभ सीधे वहां के आम आदमी को मिलेगा। इसी समझ का नतीजा है कि आज नेपाल की सरकार चीन और अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर भारत की तरफ कदम बढ़ा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक युवा और विजनरी लीडर हैं। वो जानते हैं कि भावुकता में लिए गए फैसले देश को गर्त में ढकेल सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से काम किया है। उन्होंने चीन से भी बात की, अमेरिका को भी सुना, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो उन्होंने भारत को चुना। उनकी दिल्ली यात्रा इस बात पर मुहर लगा देगी कि नेपाल की विदेश नीति का केंद्र बिंदु हमेशा भारत ही रहेगा। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है और वो है भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत। 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं।
ऐसे में नेपाल जैसा पड़ोसी देश भारत से अलग होने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता। भारत ने भी अपनी कूटनीति में कठोरता और कोमलता का जो मिश्रण दिखाया है, उसने नेपाल के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीमा शुल्क पर सख्ती दिखाकर भारत ने जता दिया कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, और फिर विक्रम मिस्री को भेजकर यह भी बता दिया कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। नेपाल में चीनी और अमेरिकी अधिकारियों की सक्रियता के बीच भारत का यह कदम किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। भारत ने बिना शोर मचाए अपना काम कर दिया है। अब जब बालेंद्र शाह भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो वो केवल एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त के तौर पर आएंगे जो अपने देश के भविष्य को भारत के साथ सुरक्षित देखता है। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या अब नेपाल और भारत के बीच कभी विवाद नहीं होगा? देखिए, दो भाइयों के बीच भी बर्तन खड़कते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार टूट जाता है। सीमा विवाद या व्यापारिक मुद्दे डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं और इन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच अब एक ट्रस्ट यानी भरोसे का माहौल बन चुका है। चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के सामने भारत की इमोशनल और कल्चरल डिप्लोमेसी जीतती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल को यह समझ आ गया है कि अगर उसे अपनी संप्रभुता बचानी है और आर्थिक तरक्की करनी है तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना होगा। विक्रम मिस्री का दौरा इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब इंतजार है पीएम बालेंद्र शाह की भारत यात्रा का। क्या इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा बड़ा समझौता होगा जो हमेशा के लिए चीन के प्रभाव को नेपाल से खत्म कर देगा? क्या भारत नेपाल को एक ऐसी आर्थिक सुरक्षा गारंटी देगा जिससे वो कभी किसी दूसरे देश के झांसे में न आए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, 2026 का भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और सक्रिय कूटनीति पर विश्वास करता है। नेपाल और भारत के इस नए अध्याय ने यह साफ कर दिया है कि हिमालय की चोटियां केवल हमारी रक्षा नहीं करती, बल्कि वो हमारे अटूट रिश्तों की गवाह भी हैं। चीन चाहे जितने भी पुल बना लें या सुरंगें खोद लें, वो कभी नेपाली लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाएगा जो भारत की है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से यह साबित कर दिया है कि असली ताकत केवल पैसे में नहीं बल्कि भरोसे और साथ में होती है। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय और विक्रम मिस्री की वो मुलाकात सिर्फ प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो नए दक्षिण एशिया की नई तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जहां भारत एक धुरी के रूप में खड़ा है और उसके पड़ोसी देश उसके साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इस बदलते घटनाक्रम ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। अब जब हम क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं तो सोचिए कि अगर बालेंद्र शाह की यह यात्रा सफल रहती है तो इसका असर पूरे रीजन पर क्या होगा? भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी भारत की इस सफलता को गौर से देख रहे हैं। भारत का बढ़ता कद और उसकी सधी हुई कूटनीति अब ग्लोबल लेवल पर एक मिसाल बन चुकी है। चीन के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है कि वो जोर जबरदस्ती से किसी का दिल नहीं जीत सकता। भारत और नेपाल के संबंधों में आई यह गर्माहट केवल दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अपने क्षेत्र का असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। नेपाल की खुशहाली में ही भारत की खुशहाली छिपी है और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नेपाल की जमीन का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ न हो। 2026 की इस जादुई कूटनीति ने साबित कर दिया है कि भारत अब दुनिया के बड़े मंच पर एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। नेपाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी और भी खबरें सुनने को मिलेंगी जो भारत के बढ़ते दबदबे की तस्दीक करेंगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत ने वाकई चीन को नेपाल के मोर्चे पर मात दे दी है, या फिर चीन अभी भी कोई गुपचुप चाल चल रहा है जिसका खुलासा होना बाकी है? नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत द्वारा क्या वाकई गेम चेंजर साबित होगा, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बनकर रह जाएगी? इन सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। नेपाल की राजनीति और भारत के साथ उसके रिश्तों का यह रोमांचक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे बालेंद्र शाह की दिल्ली यात्रा की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे सस्पेंस और बढ़ेगा। क्या पीएम मोदी कोई ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की है? क्या नेपाल और भारत मिलकर एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे जो सीधे चीन को चुनौती देगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस रोमांचक कहानी का
अगला हिस्सा हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपकी राय जाननी है। आपको क्या लगता है, भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? क्या भारत को नेपाल के लिए अपनी सीमाएं और भी आसान कर देनी चाहिए या फिर सुरक्षा के लिहाज से सख्ती जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे अगले विश्लेषण का आधार बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें, ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि कैसे हमारा देश हिमालय की चोटियों पर अपनी कूटनीति का परचम लहरा रहा है।